हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर डेली इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर का मॉक टेस्ट सॉल्व कराए जाते हैं और साथ ही हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को भी समझते हैं। ठीक है, उसी सीरीज़ में आज की ये हमारी वीडियो है जो लिटरेचर के पे आधारित काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेकर आई है। ठीक है, इस वीडियो में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साथ ही उनके पीछे छिपी दो चार जो बातें हैं उन्हें भी समझेंगे। ठीक है, और अगर आई होप आपने पहली जो वीडियो है इस चैनल पर वो आपने देख ली होंगी, और अगर वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी देखें क्योंकि वो आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। ज़्यादातर मैं क्वेश्चंस जो ला रही हूँ वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिनको देखकर जिनके आधार पर हम आगे की स्ट्रेटजी तय करते हैं। ठीक है, तो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन इज द 17th century English poets whose works were characterized by the use of conceit या conceits are। आपको वो बताना है कि 17th century के जो इंग्लिश पोएट्स थे उन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें कैरेक्टराइज किया गया है बेसिकली बाय द यूज ऑफ कंसीट्स। ठीक है, कंसीट्स का ज़्यादा यूज करते थे वो। ऑप्शन है आपके पास रेनेसां पोएट्स, विक्टोरियन पोएट्स, मॉडर्न पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए, जैसा कि कहा गया 17th सेंचुरी पोएट, तो कौन होंगे ये थे मेटाफिजिकल पोएट्स। ठीक है, अच्छा ये टर्म मेटाफिजिक्स या मेटाफिजिकल ये किसने कॉइन की थी? इसे कॉइन करने वाले थे सैमुअल जॉनसन। ठीक है, सैमुअल जॉनसन। ठीक, और इन्होंने किस लिए की थी? टू डिस्क्राइब अ लूज ग्रुप ऑफ 17th century English whose work was characterized by the inventive use of conceits. Okay, now moving to the next question. Question second is All's Well That Ends Well as a romantic comedy by। जैसा कि नाम देख के ही आपको पता चल गया होगा शेक्सपियर के वर्क्स को कौन नहीं जानता। ठीक है, तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल किसका वर्क है? विलियम शेक्सपियर का वर्क है। ठीक है, और विलियम शेक्सपियर ने जो ये वर्क लिखा है, ये इसका जॉनर क्या है? इट इज अ रोमांटिक कॉमेडी। ओके, और अगर कहा जाए कि इस प्ले की सेटिंग कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगी हमें, तो मतलब इसमें 4 जगहों का जिक्र किया गया है। 4 जगह इसकी सेटिंग हुई है। कहाँ कहाँ? एक तो है रोजलिन, यहां लिख देती हूं मैं ROUSILLON, रोजलिन। एक है पेरिस, ओके, और नेक्स्ट इज फ्लोरेंस एंड मार्सिल्स। ठीक है, ये इसकी सेटिंग हुई। 4 जगह की इसमें सेटिंग की बात की गई है। और अगर इस प्ले का यानी कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल का सोर्स पूछें तो ये है बोकासियोस डेकामेरन। ठीक है, बोकासियोस, ये डबल सी है। ठीक है, बोकासियोस डेकामेरन। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड इज विच इज द लिटरेरी डिवाइस दैट रन्स अलोंग दीज लाइन्स। देखिए, इसमें आई थिंक ये एक टाइपिंग एरर हो गई है, इसमें लाइन मिसिंग है, तो इसलिए हमें इसे स्किप करना पड़ेगा क्योंकि हम लिटरेरी डिवाइस भी लाइन के अकॉर्डिंग ही बता पाते। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर्थ इज गाल्सवर्दीज ट्रेजेडी आर कॉल्ड। बताइए, जॉन गाल्सवर्दी की जो ट्रेजेडीज हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास ट्रेजिक कॉमेडीज, हीरोइक ट्रेजेडीज, सोशल ट्रेजेडीज या फिर क्लासिकल ट्रेजेडीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जॉन गाल्सवर्दी की ट्रेजेडीज को क्या कहा जाता है? सोचिए और आंसर कीजिए।
और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, आपको पेपर पेन लेकर बैठना है और अपने आंसर्स को नोट करते हुए जाना है और उन्हें मैच करना है कि आपका मतलब टोटल स्कोर क्या बन रहा है, आपके कितने आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं। तो गाल्सवर्दी की ट्रेजेडीज को क्या कहा जाता है? यस, दे आर नोन एज सोशल ट्रेजेडीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गाल्सवर्दीज tragedies are called social tragedies because his plays addressed the class system and social issues. Two of the best known being strife. देखो बेस्ट नन, अगर हम इनकी ट्रेजेडीज की बात करें तो एक तो हम लेंगे किसका नाम, स्ट्राइफ का। ये बहुत ही फेमस वर्क है इनका और 1909 में आया था। और अगर हम दूसरी ट्रेजेडी की बात करें तो वो है द स्किन गेम। द स्किन गेम, ये भी बहुत फेमस है और ये आई थी 1920 में। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 इज जॉन गाल्सवर्दी वाज द सन ऑफ अ। बताइए, जॉन गाल्सवर्दी जो थे वो किसके सन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, नॉबलिस्ट, मर्चेंट, लॉयर, डॉक्टर। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, देखिए अगर हम गाल्सवर्दी की बात करें तो ये लॉयर के ही बेटे थे और इन्होंने खुद भी लॉ की डिग्री ली थी। कहाँ से ली थी इन्होंने लॉ की डिग्री? तो ऑक्सफोर्ड से। ठीक है, इनफैक्ट इन्हें बुलाया भी गया था पैनल में, लेकिन इन्होंने अटेंड नहीं किया था। ओके, और इनका अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो वो कब से कब तक है? वो है 1867 टू 1933, यानी इनके नोबेल प्राइज लेने के अगले साल ही इनकी डेथ हो गई थी। नोबेल प्राइज कब मिला था इन्हें? 1932 में। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दीज। देखिए गाल्सवर्दी के किस वर्क में लोअर क्लास को रिप्रेजेंट किया गया है? ऑप्शन है आपके पास, कंट्री हाउस, फोरसाइट सागा, फ्रेटर्निटी, नन ऑफ द अबव। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए अगर आपको इनके वर्क्स की समरी वगैरह पता है तो आप इजीली इनका आंसर कर जाएंगे। गाल्सवर्दी का ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें उन्होंने लोअर क्लास को रिप्रेजेंट किया है? और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें बताना है। देखिए उस वर्क का नाम है द कंट्री हाउस। ठीक है, द कंट्री हाउस, और ये कब आया था? 1907 में आया था। ठीक है, और इसमें अगर मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें होराक है, मर्जरी है, जॉर्ज पेंडिक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 इज गाल्सवर्दी बिगन हिज लिटरेरी करियर एज। बताइए जॉन गाल्सवर्दी ने अपना लिटरेरी करियर कैसे शुरू किया था? ऑप्शन है, एक जर्नलिस्ट के रूप में, अ ड्रामेटिस्ट के रूप में, अ नॉवलिस्ट या पोएट। किस रूप में अपना लिटरेरी करियर स्टार्ट किया? सोचिए और आंसर कीजिए। और आज की हमारे ये वीडियो को आप गाल्सवर्दी स्पेशल वीडियो भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे क्वेश्चन गाल्सवर्दी से लिए गए हैं। तो जॉन गाल्सवर्दी ने अपना जो करियर शुरू किया था वो शुरू किया था एज अ नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गाल्सवर्दी बिगन हिज करियर एज अ नॉवेलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर विद, अगर इनके फर्स्ट वर्क की बात करें तो वो है फ्रॉम दी फोर विंड्स। ठीक है, ये गाल्सवर्दी का फर्स्ट वर्क था, फ्रॉम दी फोर विंड्स। कब आया था? 1897 में आया था। ठीक है, एज इज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन,
ये इनके फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था एंड पब्लिश्ड वर्क, और फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था, ठीक है। एंड जैसलिन 1898 एज इज फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल, और इनका अगर फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल कभी पूछ लिया जाए, फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल, देखिए ये तो इनका फर्स्ट पब्लिश्ड शॉर्ट स्टोरी वर्क है ना, पोएटिक कलेक्शन है, सॉरी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, ठीक। और अगर पूछा जाए कि फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल कौन सा है, तो नॉवल का नाम है जैसलिन, ठीक है। कब आया था? 1898 में आया था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी इज एन, बताइए गाल्सवर्दी ने एक वर्क लिखा है द लिटिल मैन, वो क्या है? पोएम है, नॉवल है, प्ले है, वन एक्ट प्ले है? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है वन एक्ट प्ले, ठीक है। द लिटिल मैन इज द वन एक्ट प्ले, और कब आया था ये लिखा गया था 1921 को, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 इज, जस्ट अ मिनट, yes, वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट ऑन, वर्ड्सवर्थ ने जो ऑप्शन दिए हैं इनके अकॉर्डिंग किस पर एक सोनेट लिखा है? ऑप्शन है आपके पास, सिडनी, शेक्सपियर, वैन जॉनसन, मिल्टन। बताइए किसकी याद में या किसके विषय में सोनेट लिखा है वर्ड्सवर्थ ने? वेरी इजी क्वेश्चन। शेक्सपियर का जो सोनेट है लंदन 1802 या 1802, सॉरी जस्ट अ मिनट, यस ये डी है, इसे डी कंसीडर करना। लंदन 1802, ये किसकी याद में लिखा हुआ सोनेट है? यस, जॉन मिल्टन, ठीक है। मिल्टन के लिए इन्होंने एक सोनेट लिखा है, और इट इज़ अ पेट्रार्कन सोनेट। ये किस फॉर्मेशन में? पेट्रार्कन सोनेट में। और राइमिंग स्कीम क्या है, अक्सर पूछ ली जाती है इसकी राइमिंग स्कीम, तो वो भी ध्यान रखनी है, ABBA। ये पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम है, ठीक है। ABBA, ABBA एंड CDDECC, ठीक है। दिस इज द राइमिंग स्कीम। पेट्रार्कन सोनेट बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऑक्टेव एंड सिस्टेट, ठीक है। ऑक्टेव 8 लाइन स्टैंजा होता है, 8 लाइन के स्टैंजा की ही राइमिंग स्कीम जो थी वो थी ABBA, ABBA, ठीक है। और सिस्टेट 6 लाइन का स्टैंजा होता है, जिसकी राइमिंग स्कीम क्या थी? इसकी राइमिंग स्कीम थी CDD एंड ECC, ओके। तो ये इसकी कुल मिलाकर राइमिंग स्कीम हो गई ऑक्टेव और सिस्टेट की। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 इज, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? ईजीएस्ट ऑफ द डे, कब पब्लिश हुई थी पैराडाइज लॉस्ट? एंड पैराडाइज रीगेन कितने वर्ष के बाद आई थी इसके? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, पैराडाइज लॉस्ट जो पब्लिश हुई वो हुई 1667 में, और कंसिस्ट करती थी ये 10 बुक्स को, ठीक है। जब शुरुआत में ही पब्लिश होती है तो इसमें 10 बुक्स थी, ठीक है। 1667 में पब्लिश हुई, और लगभग 10,000 लाइन थी। अगर 10 पूछ लिया जाए तो 10,000 लाइन्स थी, ओके। और जब इसका सेकेंड एडिशन आता है वो इसके लगभग 10 साल के बाद आता है, तो बेसिकली 1674 में आता है, ठीक है, जिसका नाम था पैराडाइज रीगेन, ओके। और ये पब्लिश हुई थी 12 बुक्स के साथ, ठीक है, विद माइनर रिवीजन थ्रू आउट एंड अ नोट ऑन दी वर्सिफिकेशन, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पैराडाइज लॉस्ट किस
टाइप की है या किस फॉर्म में लिखी गई है, किस पोएटिक फॉर्म में लिखी गई है, तो इसे लिखा गया है ब्लैंक वर्स में, ठीक है, ब्लैंक वर्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 इज विच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट? बताइए जॉन मिल्टन का फेवरेट क्या है इसमें से? पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगोनिस्ट, पैराडाइज रीगेन, नन ऑफ द अबव। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, जो मिल्टन की फेवरेट मानी जाती है वो है पैराडाइज रीगेन, ठीक है। मिल्टन्स फेवरेट was पैराडाइज रीगेन and it was published in 1671 by John Macocke. It is written in fairly plain style. The poem is 4 book long and comprised 2065 lines. Okay, moving to the next question. Question number 12 is where was John Milton born? ये बोर्ड ना होके बॉर्न कर लो, BORN, बॉर्न। तो जॉन मिल्टन कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शन है ब्रिस्टॉल, यॉर्कशायर, लिवरपूल, लंदन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ और कब हुआ? यस, मिल्टन का जन्म जो माना जाता है वो माना जाता है ब्रैड स्ट्रीट, लंदन, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 इज इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सॉ माई लेट एपोज्ड सेंट? आपको बताना है कि किसकी याद में मिल्टन ये लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मी थॉट आई सॉ माई लेट एपोज्ड सेंट। ऑप्शन है आपके पास ऑलिवर क्रॉम्वेल, मैरी पॉवेल, कैथरीन वुडकॉक, चार्ल्स फर्स्ट। तो किसकी याद में ऐसा कहते हैं जॉन मिल्टन? सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए बेसिकली क्या है कि मिल्टन ने ये जो लिखा है वो कैथरीन वुडकॉक की याद में लिखा है, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक, कैथरीन वुडकॉक। अब ये कैथरीन वुडकॉक कौन थी? तो कैथरीन वुडकॉक वाज दी वाइफ ऑफ मिल्टन, ठीक है। और इनकी मिल्टन से शादी कब हुई थी? इनकी शादी होती है 1656 में, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम शी लेफ्ट हिम and then he wrote 2 strong pamphlets on divorce, ठीक है। कुछ समय के बाद ये कैथरीन जो थी वो मिल्टन को छोड़ देती हैं। उसके बाद मिल्टन 2 बहुत ही फेमस पैम्पलेट लिखते हैं डाइवोर्स के ऊपर, ठीक है। और उस डाइवोर्स वाली जो इनकी कलेक्टिव पोइट्री है उसमें ही इन्होंने इस लाइन का वर्णन किया है, मी थॉट आई सॉ माई लेट एपोज्ड सेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 इज in which of the following works did Milton promote freedom of speech and oppose licensing and censorship? बताइए इनमें से ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें मिल्टन प्रमोट करते देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को और अपोज लाइसेंसिंग को और सेंसरशिप को। ऑप्शन है आपके पास पैराडाइज रीगेन, एरोपेजिटिका, इकोंको लेस्ट्स और सैमसन एगोनिस्ट। क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर? ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें मिल्टन प्रमोट करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपोजेस लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये प्रमोट करते हैं एरोपेजिटिका में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी। और एरोपेजिटिका को
कुछ और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है एरोपेजिटिका को? इट इज नोन एज फॉर्म ऑफ एथेंस, एथेंस, ठीक है, ये फॉर्म ऑफ एथेंस के नाम से भी जानी जाती है। आई होप मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे पेन का थोड़ा इशू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी इजी क्वेश्चन, इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज बुक्स, बताइए कितनी बुक्स में कंप्राइज हुई? जो उसका सेकंड एडिशन आया है उसमें टोटल कितनी बुक्स हो गई थी? पहली बार कितनी बुक्स में डिवाइडेड थी? 10 बुक्स में। फर्स्ट डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स, बट इन द सेकंड एडिशन इट वाज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन फॉर्म it follows the strict unity of classical epic. Now moving to the next question. Question 16 is Milton begins Paradise Lost book 1 with, जो मिल्टन है वो अपने पैराडाइज लॉस्ट की जो बुक 1 है वो किसके साथ शुरू करते हैं, मतलब शुरुआत कैसे होती है बेसिकली? ऑप्शन है लेमेंट के साथ, इन्वोकेशन के साथ, सॉलिलिकी या रेफ्रेन। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ये इन्वोकेशन के साथ ही अपने पैराडाइज लॉस्ट को शुरू करते हैं। इन्वोकेशन क्या होती है? जैसे अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें हम कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले क्या करते हैं? गणेश जी का पूजन करते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं। इसी तरीके से जो राइटर्स थे वो एपिक की जो म्यूज थी, क्या नाम था म्यूज ऑफ एपिक का? ठीक है, जो एपिक की म्यूज थी उसको इन्वोकेशन करते थे। इन्वोकेशन मतलब उसका आवाहन करते थे जिससे कि वो अपना आशीर्वाद दें और इनका ये एपिक जो है वो सक्सेसफुल हो। हालांकि इन्होंने उसे म्यूज ऑफ एपिक को इन्वोकेट नहीं किया था, इन्होंने म्यूज ऑफ एक्शन, शायद उसे, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो म्यूजेस ऑफ एक्शन को इन्वोकेट किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इन्वोकेशन मतलब किसी देवी देवता का आह्वान करना, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 इज द फेमस लाइन व्हाट थॉट द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट इज स्पोकन बाय। देखिए ये बहुत ही फेमस लाइन है, क्या है? व्हाट थॉट द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट। किसने कही है ये लाइन? ऑप्शंस हैं एडम, ईव, सैटर्न, बेल्जीबब। देखिए चारों ही आपको एक ही वर्ग के कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं और उस वर्ग का नाम क्या है? पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। अब पैराडाइज लॉस्ट में चारों कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं और इन्हीं में से एक कैरेक्टर ने ये लाइन कही है, व्हाट थॉट द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट। हु इज द स्पीकर? आई थिंक ये दो होना चाहिए, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ठीक है, थॉट नहीं, अभी सही है ये। व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, इट इज सेड बाय सैटर्न, ओके। सैटर्न इस बात को कहता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 18 इज आइडेंटिफाई द सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक ऐसा वर्क लिखा है जिसे हम सोनेट अपॉन सोनेट कहते हैं। अब सोनेट अपॉन सोनेट होता क्या है बेसिकली? सोनेट अपॉन सोनेट का मतलब है कि जैसे सपोज करो कोई राइटर एक सोनेट लिख रहा है, मतलब 14 लाइन पोएम लिख रहा है और उसी के अंदर वो किसी 14 लाइन पोएम की ही चर्चा करे, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे सोनेट अपॉन सोनेट। मतलब उस पोएम के अंदर भी एक और सोनेट लिखा जा रहा हो तो उसे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा वर्क था इनका? ऑप्शन है लंदन 1802, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, फ्रेंड आई नो नॉट विच वे, नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कन्वेंट्स नैरो। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इस वर्क का नाम है नन फ्रेट नॉट एट देयर कन्वेंट्स नैरो,
ठीक है। वर्ड्सवर्थ का ये बहुत ही ऐसा वर्क है जो ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, इसलिए हमें नाम भी बहुत कमी से ही याद रहता है इसका, ठीक है। नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कन्वेंट्स नैरो, ठीक है। वर्ड्सवर्थ नन फ्रेट नॉट एट देयर कन्वेंट्स नैरो, नैरो के बाद भी रूम भी है इसमें टाइटल में, नैरो रूम। और ये कब आया है? 1807 में। हैज़ सोनेट एज इट्स सब्जेक्ट, इट इज़ अ सोनेट अपॉन सोनेट। ओके, moving to the next question. Question 19 is, who is Macbeth at the beginning of the play? प्ले के मतलब मैकबेथ जो प्ले है उसकी शुरुआत में मैकबेथ कौन था? ऑप्शन है थेन ऑफ ग्लेमस, थेन ऑफ फाइफ, थेन ऑफ काउडोर, थेन ऑफ वेनिश। कौन था मैकबेथ? बाद में तो किंग ऑफ डेनमार्क बन गया था, लेकिन शुरुआत में क्या दिखाया जाता है? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? मैकबेथ बेसिकली मैकबेथ प्ले का हीरो है, ठीक है। और प्ले की बिगिनिंग में किस नाम से जाना जाता है? थेन्स ऑफ ग्लैमिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, थेन्स ऑफ ग्लैमिस। ही क्विकली बिकम द मोर पावरफुल थेन ऑफ काउडोर। फिर अचानक वो क्विकली बहुत और भी पावरफुल होता है और उसे उसका प्रमोशन हो जाता है और थेन ऑफ काउडोर बनता है, ठीक है। उसके बाद एंड देन मर्डर्ड हिज वे टू बिकम द रिमेन किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनता है, सॉरी मैं स्टार्टिंग में डेनमार्क बोल गई थी, किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 20, हेमलेट बाय शेक्सपियर इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? बताइए, शेक्सपियर का जो वर्क है हेमलेट, उसकी सेटिंग कहाँ की है? ऑप्शन है अल्बानिया, डेनमार्क, ग्रीस, पोलैंड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है डेनमार्क, ठीक है। तो हेमलेट की सेटिंग कहाँ की देखने को मिलती है हमें? डेनमार्क की। ओके, हेमलेट इज अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। हेमलेट वाज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ओके, तो आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करें, ठीक है। और साथ ही आपको अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है और सजेस्ट करना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और मैं क्या आपके लिए एफर्ट्स कर सकती हूँ, या आपको किस तरीके की वीडियोस ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, ठीक है। इसके बारे में आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।